हाँ जी, वेलकम। अदनान साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो कुछ हम बात कर रहे होते हैं तो इनका कंटेंट क्या है। तो हर चैप्टर जब शुरू करता हूं मैं आपका माइक जरा बंद कर रहा हूँ अदनान। जब मैं शुरू करता हूं तो उसका कंटेंट स्लाइडों के शुरू में आता है, राइट। तो अगर आप वहाँ जो ये मैंने आपको कहा कि ये चैप्टर्स पढ़ के आए या ये स्लाइड देख के आए तो कंटेंट आपको जरूर मिला होगा। जो 6th एडिशन है उसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, पार्ट 2 स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पार्ट 3 में अपेंडाइसिस ग्लॉसरी वगैरह हैं। पार्ट 1 जो है उसको मैं फोकस कर रहा हूं इस वक्त। पार्ट 1 के अंदर ये कोई 10 नॉलेज एरिया हैं। अगर आप देखें तो पहले 3 चैप्टर जो हैं ये मैं कहता हूं फंडामेंटल्स। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का, दूसरा एनवायरनमेंट का, तीसरा रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर का। ये 3 चैप्टर मैंने आपको कहा है कि आप पढ़ के आए। इसके बाद फिर नॉलेज एरियाज शुरू हो जाते हैं, 4 से लेके 13 तक ये 10 नॉलेज एरियाज हैं। ये मैं आपको यहां से नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको जो आपके सिलेबस के मुताबिक जो मैं प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जो मॉड्यूल 1 से शुरू होती है, उसके अंदर जो जो रेक्विजिट एरिया आता जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा, स्कोप आएगा, सब कुछ आएगा, तो वो वहां डिस्कस होगा। लेकिन जो बुनियादी मैंने आपकी फाउंडेशन ले करनी है, उसके लिए मैं समझता हूं कि पहले 3 चैप्टर 6th एडिशन के और पहले 2 चैप्टर 7th एडिशन के, दोनों तकरीबन सिमिलर कंटेंट है। थोड़ी सी माइंडसेट की तब्दीली के अलावा बाकी सब सेम है। तो दोनों चीजें पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा सुहेल बेहतर। साहब, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। मैंने कल रात एक्चुअली बुक 7 जो है वो खोल के देखी थी। जी तो उसमें तो जो जो शुरुआत है वो तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड है इटसेल्फ वहां से वो शुरू करता है बुक 7। जी जी। ठीक है। और वो पहले जो 3 चैप्टर्स आप कह रहे हैं, ये पहले 3 दो कर रहे दो हैं, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही थी। 7th एडिशन अच्छा, के 2 चैप्टर, दो 7th दो एडिशन के चैप्टर्स 2 खोल के चैप्टर देखिए। देखने हैं आपने। दो, अगर मैं दो की भी बात करूं तो पहले दो जो है बेसिकली हम्म। वो हैं जो कि जिसमें कि वो सेनेट के बारे में बात कर रहा है। उसमें पीएम बीओ के जो बाद में आती है। ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। ओके, यूं पीएमबीओके को आपने वहां देखना नहीं है, देखना नहीं है, आपने स्टैंडर्ड को देखना है। उसमें पहली, उसमें जो बुक 1 है, जो पार्ट 1 है 7th एडिशन का, वो है स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पार्ट जी 2 हाँ, है मुझे यहीं पे। हाँ, पार्ट 2 जो है वो पीएमबीओ के है। पीएमबीओके। आपने वहां पर स्टैंडर्ड के पहले 2 चैप्टर देखने हैं। तो अच्छा, मुझे यहीं पे कंफ्यूजन हो गई थी, हमें सेनेट देखना है या पीएमबीओ के देखना है। एनीवेज, मैंने हाँ, पीएमबीओ के कुछ चीजें देखी थी रात में। ओके। तो आप कह रहे हैं कि सेनेट जो है वो देखना है, उसके पहले 2 चैप्टर जो है वो जी देखने जी हैं जी, मुझे। वो इंट्रोडक्टरी है। वैसे तो जब आप वो नॉलेज एरिया, बॉडी ऑफ नॉलेज देखते हैं, उसका पहला चैप्टर भी इंट्रोडक्शन ही है, उसका पहला चैप्टर भी इंट्रोडक्शन ही है। वो भी सिमिलर वो चीजों को ही कवर कर रहा है। लेकिन लेकिन उसके उसके चैप्टर नहीं है वहां पे तो मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है बेसिकली, 2 3 4 मॉड्यूल उसने जिसको जिक्र किया है। हम्म। ठीक है। अगर अगर आप देखें पीएमबीए नहीं नहीं के नहीं, आप जो कंफ्यूज कर रहे हैं, बुक आप कंफ्यूज कर रहे हैं। बुक आप स्टूडेंट मैनुअल को 7th एडिशन से तो मिक्स नहीं कर रहे। नहीं नहीं, मैं स्टूडेंट मैनुअल की बात नहीं कर रहा, मैं पीएमबीए की बात कर रहा हूँ इटसेल्फ। ठीक है। हम्म। पीएमबीए में अगर आप जाकर देखें तो उसके जो इटसेल्फ स्टैंडर्ड का पोर्शन है। ठीक है। जी जी, जिसमें कि उसने जो है वो 3 मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। सही है। और जब आप पीएमबीए के गाइड के ऊपर आते हैं जो कि 7th एडिशन है, जी ठीक है, जी। जो कि उसका सेकंड पार्ट है, उसमें हम्म। उसने बेसिकली सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का जिक्र किया है। एक सेक्शन मिनट। 2 जो है वो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डोमेन्स है। हम्म। सेक्शन 3 जो है वो टेलरिंग है, और सेक्शन 4 जो है मॉडल मेथड है, आर्टिफैक्ट्स है। ठीक है, मैं 1 मिनट जरा वहां पहुंच जाता हूं क्योंकि इस वक्त मेरे सामने खुला नहीं हुआ, और किताब की अगर आप सामने। कहते हैं मैं शेयर कर सकता हूँ नहीं नहीं नहीं, शेयर कर सकता हूँ अपनी स्क्रीन। मैं खोल लेता हूँ। अच्छा। 1 मिनट जी। लगेगा। अच्छा, मीनवाइल अपना आप लोग बात करें। अपना अदनान साहब, मैंने आपका माइक बंद किया था,
आप बोलिए क्या आप समझ जो बात मैं बता रहा हूं? हाँ जी जनाब, आगे कोई बात करें? खामोशी छा गई। ऐसा नहीं हो, मेरे तरफ बैकग्राउंड थोड़ा नॉइज है तो इसकी वजह से नहीं कर रहा, लेकिन तो भाई आप ना मान करना है ना अजमेर के अंदर पास चलिए खास भाई यहाँ पे एक फ्लैट देखा था जिसका अगर ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो बेशक हम मुझे म्यूट कर दें। तो आज हम कौन सा कवर करेंगे भाई? वो इसी क्लास में ही है, कौन से चैप्टर? सर हम वही जो कल जहाँ छोड़ा था, मैं बेसिकली कवर मैंने तो नहीं करना, कवर तो आप करके आए होंगे। तो बेसिकली आपने मुझे बताना है कि क्या चीज हमने कर ली है, आपने कर ली है और उसमें कोई डाउट तो नहीं है इस हद तक, और मैं आपको उस डाउट का जवाब दूंगा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और आपने वो पोर्शन पढ़ा है तो तब आप क्वेश्चन करने की हालत में होंगे, अदरवाइज वो फिर नेचुरली आपको पता ही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है। इस वजह से कह रहा था कि वो पढ़ना जरूरी है। जी सर। जी जी, दूसरा मेरा कंसर्न ये था कि मुझे मेरी फीलिंग है, बेसिकली हो सकता है ये गलत हो, कि आपका जो कोर्स आप अभी हम कर रहे हैं इसमें ज्यादा हमारा फोकस जो है वो बुक 6 के ऊपर है, लेकिन बुक 7 के ऊपर क्या हम कुछ बातचीत करेंगे? मतलब उसके सर हवाले से आई मैं अंडरस्टैंड के इसमें ओके, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जी पहली बिल्कुल बताइए। पहली बात तो ये क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि 6th एडिशन, मैंने कहा था 7th एडिशन एंड 6th एडिशन बोथ आर गुड टू रीड, दे आर गुड रेफरेंस मटेरियल, बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सिलेबस ऑफ पीएमपी एग्जाम। डन है ये बात। 7th एडिशन जब नहीं पैदा हुई थी तब ये एग्जाम आ गया था। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 7th एडिशन इज नॉट अ नेसेसरी रेफरेंस फॉर द एग्जाम। हैविंग सेड दैट, 7th एडिशन के बारे में आपका कोई भी सवाल होगा मैं आपको जवाब दूंगा। 7th एडिशन को हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे पीएमआई ने जब ये रिलीज किया तो 6th एडिशन की बेस पे किया। 6th एडिशन इज ओके फॉर द एग्जाम, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि 7th एडिशन का कोई ताल्लुक नहीं है। 7th एडिशन इज अ गुड रीड, इसे पढ़ा जा सकता है। इसमें से बड़ी चीजें जो कि आपको स्टूडेंट मैनुअल में दी गई हैं और आपको 6th एडिशन में भी नहीं मिलेंगी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस हवाले से 7th एडिशन को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपको 7th एडिशन पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। हम पीएमपी की प्रेप के लिए आए हैं। हमारी जो सिलेबस है वो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन है। हम 6 को भी रेफर कर रहे होंगे, 7th को भी कर रहे होंगे, और कोई जिलियंस ऑफ अदर बुक्स को भी हम रेफर कर सकते हैं। हम कलेक्टिव विजडम पे बात करेंगे। सो डू नॉट फॉलो एनी वन ऑफ द रेफरेंस मटेरियल ओनली, ठीक है ना? तो आप अगर जो फिक्सेट हो जाएंगे अगर 7th के ऊपर, तो वो बात नहीं बनेगी। आई होप यू गॉट इट। ठीक है जी। देखिए फर्क ये है 6th और 7th में, माइंडसेट चेंज हुआ ना 6 से 7 में जाने में। 6 इज मोर टुवर्ड्स द प्रोसेस ओरिएंटेशन। खास तौर पे जो पुराने जमाने की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट, उस पे ज्यादा ध्यान है। मतलब जो वो जो 10 नॉलेज एरियाज बने हुए हैं या प्रोसेस ग्रुप बने हुए हैं, वो बुनियादी तौर पे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। उस किताब में भी एजिलिटी को अकोमोडेट करता था। कहता था कि अगर आपने एजाइल जाना है तो उसके भी ये वाले तरीके हो सकते हैं। 6th एडिशन में एजाइल कवर्ड है, लेकिन 7th एडिशन में इन्होंने ये कर दिया कि मुकम्मल तौर पे शिफ्ट कर दिया प्रोसेस ओरिएंटेशन से वैल्यू ड्रिवन की तरफ। अब जब वैल्यू ड्रिवन है तो वो ये नहीं पूछता कि इसके बाद क्या किया था, वो ये पूछता है
कि आप क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं और जो कैपेबिलिटीज आपकी होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत में, क्या वो कैपेबिलिटीज आपके पास मौजूद हैं, उनके ऊपर आपको टेस्ट किया जाएगा। तो वो चीजें आपको एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन में मिल जाती हैं कि जनाब मुझे इन 3 डोमेन्स में इन ये टास्क करने आने चाहिए। हम उसके हिसाब से तैयार हो रहे हैं एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन के। जो आपको स्टूडेंट मैनुअल मिला हुआ है वो एग्जैक्टली एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन की डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। आई होप यू गॉट दैट। जी जी, थैंक यू। अच्छा जी, मैं अभी तक वहीं नहीं पहुंचा। नहीं, बुक जी 7 ये आज पहुंच गया ना बुक 7। हाँ, ये हाँ, बुक नजर आ 7 रही है देखिए ना? इसमें। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी, इसमें इसमें पहले जो है वो स्टैंडर्ड एक्सेल, जी ठीक जी। है। उसके बाद जो है पीएमबी। अब आप पीएमबी के जब आगे की तरफ आएंगे, जब उसको खोलेंगे तो वो आपको नजर आएगा कि उसमें अच्छा। उसने जो है वो हम्म। 3 सेक्शंस का जिक्र किया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ द पीएमबी के गाइड में 3 सेक्शंस का जिक्र किया हुआ है उसने। ठीक है ये ठीक है बनता है ठीक इसका है। पेज 98 है, अगर आप उसको सर्च ये कर लें आउट यहाँ ऑफ पे नजर आ रहा है, 70। यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखें, ये आपके सामने ये नजर आ रहा है ना? जी जी, बिल्कुल। राइट। यहां देखिए, लेफ्ट हैंड पे जो गुलाबी रंग में है, ऑरेंज से कलर में, ये 6th एडिशन है। राइट हैंड में 7th जी एडिशन है। पहला फर्क तो ये है कि 6th एडिशन में पहले पीएमबीओ के थी, बाद में स्टैंडर्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर एनेक्सेस थे। 7th में इन्होंने ये कर दिया, पहले स्टैंडर्ड है, फिर गाइड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, और फिर अपेंडिक्स है। एक बात, फिर उनके कंटेंट भी यहां लिखे हुए हैं। पहले 6 के कंटेंट देख लीजिए। उसमें पहले 3 चैप्टर तो थे ना, इंट्रोडक्शन और एनवायरनमेंट और रोल वगैरह, जो मैं अभी दिखा रहा था आपको। उसके बाद ये 10 नॉलेज एरिया थे उसके अंदर। 7th इसके स्टैंडर्ड के अंदर 5 प्रोसेस ग्रुप्स थे। मतलब यही जैसे प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है, प्लान किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, क्लोजिंग। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं प्रोजेक्ट के, वो इन 5 प्रोसेस ग्रुप्स में इनकम्पस होते थे। ये था प्रोसेस ओरिएंटेड मेथड। अब हम आ रहे हैं वैल्यू ड्रिवन के ऊपर। तो इन्होंने अब क्या किया कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर पहले रखा, फिर रखी गाइड टू प्रोजेक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आप आ जाइए कि स्टैंडर्ड क्या कहता है। स्टैंडर्ड बुनियादी तौर पे चीज है जो आपको फॉलो करनी है। इसके ये 2 चैप्टर, जो इंट्रोडक्शन और सिस्टम फॉर वैल्यू डिलीवरी, ये मैंने कहा था आप देख लें। इंट्रोडक्शन जो इसका है, दैट इज कंपेरेबल टू द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ 6th एडिशन। जो ये सिस्टम फॉर वैल्यू डिलीवरी है, दिस इज गुड टू नो इंफॉर्मेशन, मगर इसका डायरेक्टली एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक इसके प्रिंसिपल्स का ताल्लुक है, ये भी गुड टू रीड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू मे नॉट रियली नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स टू दैट लेवल। हमें जो चीज फॉलो करनी है वो इन दोनों किताबों के इम्तिजाज से, वो जो ईसीओ बना हुआ है या जो स्टूडेंट मैनुअल बना है, हम उसको फॉलो करेंगे। उसके 5 मॉड्यूल हैं जो हमने फॉलो करने। जहां तक गाइड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज की आप बात कर रहे थे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। उसके 3 चैप्टर या डोमेन्स हैं, या जो भी आप कहना चाहें। पहला जो चैप्टर है वो है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डोमेन्स, और उसमें वो ये कहता है, एक तो देखें, पहले तो प्रिंसिपल्स थे, 12 प्रिंसिपल्स थे, और अब जो है वो 10 डोमेन्स बता रहा है। स्टेक होल्डर की डोमेन, ये ऐसे ही है जैसे कि हमारे नॉलेज एरियाज होते थे। ये आप देख लीजिए, आखिरी नॉलेज एरिया हमारा था स्टेक होल्डर। यहाँ पे उसने डोमेन की सूरत में स्टेक होल्डर को दिखाया, और मतलब यूं समझ लें कि नॉलेज एरियाज और प्रोसेस ग्रुप्स को मिला जुला के जो एक चीज बनाई है उसने, वो ये 10 डोमेन्स बना दी हैं। स्टेक होल्डर है, प्लानिंग है, टीम है, प्रोजेक्ट रिस्क है, डेवलपमेंट है, डिलीवरी है, अप्रोच एंड लाइफ साइकिल है, और मैनेजमेंट है, और अनसर्टेनिटी है। उसके बाद अगला चैप्टर है टेलरिंग का। पूरा एक चैप्टर इसने डेडिकेट किया है कि किस तरह आप अपनी जरूरत के प्रोजेक्ट के मुताबिक मेथोडोलॉजी और लाइफ साइकिल और वो चीजें जरूरत के मुताबिक आप टेलर कर सकते हैं। और इसने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि आप टेलरिंग करें। आप देखें तो टेलरिंग का जिक्र 6th एडिशन में भी काफी था, लेकिन यहां इतनी इंपॉर्टेंस दे दी गई कि बाकायदा टेलरिंग पे एक चैप्टर ही बना दिया। वो पहले जो टेलरिंग आ रही थी, वो इस गालिबन पहले चैप्टर में, कोई मेरा ख्याल है आखिर में थोड़ा सा जिक्र था उसका, मैं दिखाता हूं वो भी आपको। उसके बाद
जो आखिरी चैप्टर है इसका वो मॉडल्स, मेथड्स और आर्टिफैक्ट्स हैं। जितने भी जो कुछ भी आपने पढ़ा है इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाएगा, रिस्क भी आ जाएगा, लाइफ साइकिल्स भी आ जाएंगी, हर चीज के व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स यूज्ड फॉर एवरीथिंग, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एवरीथिंग इज लिस्टेड इन दिस चैप्टर। और ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब वो चीजें जो इवन पीएमबीओ के 6th एडिशन में भी नहीं दी गई थी, तो यहाँ पे मॉडल्स, मेथड्स और आर्टिफैक्ट्स की सूरत में हमें नजर आती हैं। बहुत सी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने इस्तेमाल की हुई होंगी, आप जानते होंगे, और बहुत सी ऐसी भी होंगी जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, या चलें अगर सुना भी हुआ है तो इस्तेमाल कभी नहीं किया होगा। बट एनीवेज, अच्छा अब ऐसा है कि ये 6th एडिशन और ये 7th एडिशन दोनों अपनी अपनी जगह वैलिड है। 7th एडिशन को 6th एडिशन से फीड इन मिली। 6th और 7th एडिशन में जो नॉलेज है वो किसी हद तक अलग अलग है, क्योंकि एक प्रोसेस ओरिएंटेड है, एक वैल्यू ड्रिवन है। इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए और भी जो डिजिटल कंटेंट है और भी जो पीएमआई के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मिला लिया जाए तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनता है पीएमआई के पास, उसको कहते हैं पीएमआई स्टैंडर्ड्स प्लस। नाउ दिस विल ऑलवेज कंटेन द लेटेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पीएमआई। इसमें पीएमबीओ के भी है, 6th एडिशन भी है, 7th एडिशन भी है, इसमें अर्न वैल्यू का भी, जितने भी स्टैंडर्ड मोटे मोटे हैं सब इसके अंदर शामिल हैं। और इन ऑन टॉप ऑफ दैट जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है वो भी, आर्टिकल्स नए वो भी, सो देयर इज अ लॉट ऑफ लिंकेजिंग इन्वॉल्व देयर। तो ये 6th और 7th एडिशन से कहीं बढ़ के ये डॉक्यूमेंट बनता है। और ये जो पीएमआई स्टैंडर्ड है दिस कैन बी एक्सेस्ड बाय मेंबर्स ओनली ऑन पीएमआई वेबसाइट। एंड यू कैन कोई भी आपका मसला है, बजाय इसके कि चीजों को याद रखा जाए या किताब को रेफर किया जाए, यू कैन ऑलवेज लॉग इन एंड यू कैन पुट इन योर प्रॉब्लम कि अच्छा यार मुझे इस चीज के बारे में डाटा चाहिए, वो आपको ढूंढ के बताएगा फलानी किताब में फलानी जगह पे ये चीज दी गई है और इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखे गए हैं, ये हिसाब किताब है, तो आप बड़े क्लियरली उन चीजों के बारे में जान सकेंगे। जी जनाब, ये तो हो गया, मसला हल हो गया जी आपका उस्मान साहब, 6th और 7th एडिशन वाला। अभी 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 जो आपने मतलब मेरे बोला है वो पीएमबीओ के 7th एडिशन का चैप्टर नंबर 1 और वहां से पहले जो 3 हाँ, इसके चैप्टर्स हैं वो है बेसिकली। जी जी ये वाले चैप्टर जो पीएमबीओ के, ये जो ऊपर लिखा है, ये जहां पे मेरा कर्सर है ये वाला, जी जी ये 3 चैप्टर हैं इसमें, इंट्रोडक्शन, एनवायरनमेंट और रोल। ये 3 तो आपको जरूर पढ़ें, और इसके भी 2 चैप्टर पढ़ने। ऑल्दो पहला चैप्टर जो है स्टैंडर्ड का, दिस इज ओके, दिस इज लाइक दिस इंट्रोडक्शन, बट इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। और जो मुकम्मल तौर पे नई चीज है वो सिस्टम फॉर वैल्यू डिलीवरी है। आपको ये सिस्टम जरूर समझ आना चाहिए, ये सिस्टम जरूर समझ आना चाहिए। ये आपको 6th एडिशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो थी जी नहीं ना, बिल्कुल जी वो तो वैल्यू डिलीवरी जी पे थी नहीं। बिल्कुल तो ये जी सिस्टम जी भी आपने समझना है, आपको और आसानी पैदा हो जाएगी आगे के मॉड्यूल्स पढ़ने में। असल में आगे के मॉड्यूल्स में हम इन प्रिंसिपल्स और डोमेन्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं इन चीजों को पढ़ लेना, आपकी जाती फायदे की बात है। लेकिन फिर हम फॉलो करेंगे स्टूडेंट मैनुअल को, जो कि फोकस्ड है एग्जाम के कंटेंट के ऊपर। जब आप स्टूडेंट मैनुअल की बात कर रहे हैं तो ईसीओ है बेसिकली। नहीं 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 नहीं, फिर गड़बड़ हो गई, मैं दिखाता हूं आपको। नहीं स्टूडेंट नहीं 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 स्टूडेंट देखें गड़बड़ नहीं हुई है बेसिकली। देखें स्टूडेंट मैनुअल आप ईसीओ नहीं है बल्कि वो पीएमबीओ के है मतलब। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा आपको जो मैंने फोल्डर भेजा है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मैं उसको मतलब मैं उसको बहुत तफसील नहीं देख पाया, मैंने कुछ ये पीएमआई की। ये देखिए स्क्रीन पे जी देखिए, ये आपको नजर आ रहा है। जी हैंडबुक्स इसके अंदर हैं, प्रेजेंटेशन इसके अंदर जी हैं, क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, रेफरेंस बुक्स इसके अंदर हैं। एक फाइल बाहर पड़ी हुई है, पीएमआई अथोराइज्ड पीएमपी एग्जाम प्रेप कोर्स स्टूडेंट मैनुअल, दिस इज इट। अच्छा ये है जी आपकी किताब जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पूरा नाम है इसका, पीएमआई अथोराइज्ड पीएमपी एग्जाम कोर्स प्रेप स्टूडेंट मैनुअल। इसी के ऊपर स्लाइडें सारी बनी हुई हैं, इसके बाद वाली
मतलब ये जो फंडामेंटल जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हम इसके मॉड्यूल 1 2 3 4 5 ये हमारा कोर्स है बस। गॉट इट? ठीक तो इस किताब ठीक को आप समझ गया। सामने रखेंगे, लेकिन दाएं बाएं रेफर करते रहना है, कभी 6th एडिशन को, कभी 7th एडिशन को। ये आपका काम है कि आप खुद देखें कि रेलेवेंट रेफरेंसेस में कहां से उठाऊं। इफ यू वांट टू बी वेल प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट विद, तो मैंने बता दिया ना कि इसके 3 चैप्टर, उसके 2 चैप्टर पहले पढ़ के और फंडामेंटल्स पक्की कर लें, उसके बाद फिर हम चलते हैं अंदर और फिर हम ये स्टूडेंट मैनुअल शुरू कर देंगे। अगर बीच में कहीं भी कोई दिक्कत होती है, आई कैन ऑलवेज रेफर बैक टू एनी ऑफ द स्टैंडर्ड। 6th एडिशन को करना है, 7th को करना है, मैं आपको जवाब दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है ठीक है जी। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। और ईसीओ जो है वो वही है जो कि एग्जाम, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ईसीओ जो वही है जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, जी 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 एग्जामिनेशन कंटेंट, एग्जैक्टली एग्जामिनेशन एग्जैक्टली कोर्स आउटलाइन जी जी फॉर बिल्कुल जनवरी और 2021। बिल्कुल। और अभी ये वाला लेक्चर सुनने के बाद आप आगे जब चलेंगे तो मेरा ख्याल है 2nd या 3rd में मैंने आगे जिक्र किया हुआ है, ये मैंने सारे को डिफाइन किया हुआ है कि जी एग्जामिनेशन कंटेंट में ये टॉपिक्स थे और फिर जनाब किस तरह से वो कन्वर्ट हो रहे हैं, मॉड्यूल्स बन रहे हैं और मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज कवर हो रही है। असल में जिस सीक्वेंस में एग्जाम कंटेंट में तरतीब में चीजें लिखी हुई हैं, उस तरतीब में पढ़ाई नहीं जा रही, पढ़ाने में तरतीब थोड़ी आगे पीछे कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि वी आर फोकसिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ हाउ द प्रोजेक्ट विल अकर। उसकी वजह से कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। तो उन्होंने किया यह है कि वो जो 3 डोमेन्स थी आपकी, पीपल, प्रोसेस एंड बिजनेस, उसको उन्होंने 5 मॉड्यूल्स में बांट दिया है। पहला मॉड्यूल है पीपल का, जिसके अंदर टीम शीम इकट्ठी करना, प्रोजेक्ट के शुरू वाले काम करना, उसको वो कहते हैं इनिशिएशन कहते हैं, या क्या नाम उसका रखा हुआ है, इनिशिएशन ही रखा हुआ है। दूसरा जो है वो है प्रोसेस का। हाँ, पहले वाला गालबन है स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, दूसरा है प्लानिंग द प्रोजेक्ट। प्लानिंग द प्रोजेक्ट जो है वो प्रोसेस है। प्रोसेस में आपका स्केड्यूल का प्लान और ये वो सारी प्लानिंग इसके अंदर होती है, तो उसका मतलब है कि सारे प्रोसेसेस इसके अंदर आ जाते हैं। फिर एक और दिन जो तीसरा मॉड्यूल है, तीसरा मॉड्यूल भी प्रोसेस ही का है, लेकिन अब हम उस बनाए हुए प्लान के ऊपर अमल पैरा हो रहे हैं और ये यूं समझ लीजिए कि एग्जीक्यूशन का या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का वक्त है, एग्जीक्यूशन का वक्त है। और अब वो जो आपने प्लान किया था उसके ऊपर अमल करवा रहे हैं। फिर आ जाते हैं दोबारा पीपल के ऊपर। अब क्या है, अब हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को भी, कामों को भी, सब चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। और इधर चूंकि पीपल के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है, तो ये चौथा मॉड्यूल पीपल का है। आखिरी मॉड्यूल में हम ये अश्योर करते हैं कि हमने बिजनेस और स्ट्रेटजी के मुताबिक सारे काम कर लिए हैं, अगर कर लिए हैं तो प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं। तो ये 5 मॉड्यूल्स में आपका कोर्स कवर हो रहा है। आई होप दिस इज अपेरेंटली क्लियर सारी बात। ओके अच्छा जी, यहां तक बात अदनान साहब आपको भी क्लियर हो गई? जी अदनान साहब। जी क्या पूछा आपने, सॉरी? सर अभी तक जो बातचीत की है मैंने, ये बात समझ आ हेलो, गई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया था उस्मान साहब ने। बिल्कुल समझ, जी जी। हाँ बिल्कुल समझ आ रही है। फहद साहब आपकी आवाज नहीं सुनी मैंने शायद अभी तक। आपको समझ आई बात? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मुझे समझ आ गई। बस एक छोटी सी कंफ्यूजन थी, आपने अभी बताई है लेकिन सही तरह जी जी मुझे बताइए बताइए। मैं पिक नहीं कर सका। एक तो आपने ये कहा कि 6th एडिशन के फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और 7th एडिशन में जिस तरह आपने कहा कि फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है और सेकंड पार्ट जो है वो पीएम बॉक है, तो उसके जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पढ़ने हैं ना, फर्स्ट 2 चैप्टर्स? जी सर, वो असल में मैंने ये बताया कि स्टैंडर्ड पहले आ गया ना 7th एडिशन में, पहले स्टैंडर्ड है, ठीक है बाद में पीएमबीओ के है। तो आपने स्टैंडर्ड जी पहली जी, जो चीज आ रही है शुरू से ही, 7th एडिशन के शुरू में ही ठीक है जब स्टैंडर्ड आया था, स्टैंडर्ड के पहले 2 चैप्टर आपने पढ़ने हैं और उनमें से पहला चैप्टर जो है वो रिलेट करेगा 6th एडिशन के पहले 1 से 3 चैप्टर तक। और जो इसका दूसरा चैप्टर है वो आपको नई साइंस बताएगा कि वैल्यू डिलीवरी क्या चीज होती है। बस इतनी बात अगर आपको समझ आ जाती है, पुराना मैकेनिज्म क्या था, नया मैकेनिज्म क्या है,
जनरली अगर इतनी बात समझ आ जाती है, यू आर सेट टू गो। अब हम चलते हैं जनाब सही हार्ड कोर जो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन की चीजें हैं उनको हम तैयार करना शुरू कर देंगे और उससे निकल जाएंगे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, मैं जाती तौर पे जिस तरह मेरी अपनी तबीयत है, जब मेरे सामने जब कोई इस तरह का चैलेंज आता है तो मैं सिलेक्टिव रीडिंग नहीं करता। अगर इफ आई वर यू, आई वुड हैव गॉन थ्रू द होल 6th एडिशन, द होल 7th एडिशन, द होल स्टूडेंट मैनुअल एंड फ्यू मोर कंटेंट्स। और जब मेरे दिल को अच्छी तसल्ली मिल जाती तो फिर मैं इन चीजों को जोड़ के देखता और सारा कुछ करता। बट आप अपनी मर्जी से करें। मैं इतना जरूर बता दूं कि जब मैं आपको बोलता हूं लेक्चर में तो मैं इन सब चीजों को पढ़ के बोलता हूं। मैं जो राय दे रहा होता हूं वो उसमें आपको फायदा है कि आपको खुद से रिसर्च नहीं करनी पड़ रही, मैं आपको बता रहा हूं। आप उसको रेफर कर सकते हैं कि अच्छा यार सुहेल साहब ने कहा था ये 7th एडिशन में है तो मैं देखूं तो सही कहां पर है 7th एडिशन में। यस यू कैन डू दैट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मगर ये कि आपका बहुत सा जो तकलीफ है सर्च करने की और ये परेशानी की वो खत्म हो जाएगी। जी फात क्लियर हुआ? जी सर क्लियर हो गया। बन सर इसके अलावा मैंने जी वो वीडियो आपने जो शेयर की थी मैंने स्टार्ट की उनको देखा। अच्छा तो अभी मैंने सेकंड वीडियो की करूँ तो मैं मेरे ज़हन में 3 क्वेश्चन है तो मैंने वो आपसे डिस्कस करना है। जी जी बोलें तो बोलें। मैं वो तीनों क्वेश्चन अभी इकट्ठे बता दूं या वन बाय वन एक एक करके आप पहले आंसर एक करें? एक करके बताइए। ठीक है। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने वीडियो में कहा था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मतलब रिपीटेड वर्क उसमें नहीं हो सकता। जी ठीक है। आपने ये कहा कि वो एक वन टाइम एंडेवर होगी और एक जी डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट हम डिलीवर करेंगे, वो तो बिल्कुल ठीक सही है। है। लेकिन लेकिन आपने ये कहा कि वो रिपीटेड वर्क नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ जी तो उसमें मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल अब क्योंकि मैंने पीएमपी तो नहीं की हुई लेकिन मैंने चूंकि हमने काम किया वो क्वाइट पॉसिबल हमारा काम एज पर जी बेस्ट जी प्रैक्टिसेस ना हो। तो उसमें सर ये है कि मैं एग्जांपल दूंगा पीटीसीएल की। हम्म तो अब पीटीसीएल में फॉर एग्जांपल हमने एक दो प्लान ये किया था कि हम फॉर एग्जांपल हम जब 2010 में थे हमने ये प्लान किया था कि हम 2011 के फर्स्ट हाफ में फॉर एग्जांपल 500 साइट्स डिलीवर करेंगे। उस प्रोजेक्ट को हमने फॉर एग्जांपल फेज 1 का नाम दे दिया हम्म और जो सेकंड हाफ है उसके अंदर हम 200 साइट्स डिलीवर करेंगे, उसको हमने फेज 2 का नाम दे दिया। तो उसमें हम्म हमने मतलब हमने जो उसमें डिलीवरेबल्स हैं और डिलीवरेबल्स तो सेम ही है, कोई वो नहीं है, रिपीटेड ही है सर। लेकिन ये कि हमने कुछ फर्स्ट हाफ में डिलीवर करने हैं तो कुछ सेकंड हाफ में डिलीवर करने हैं, तो उन दोनों को हमने दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का नाम दिया था। तो हम्म यहाँ पर आपसे गाइडेंस लेनी थी कि आपने ये कहा कि वो रिपीटेड नहीं हो सकते, जबकि इस केस में तो ये दोनों रिपीटेड हो रहे हैं। ओके। यहाँ बहुत सारी बातें आ जाती हैं। पहली बात तो ये है कि यू आर नॉट रेफरिंग टू अ प्रोजेक्ट, यू आर रेफरिंग टू अ स्ट्रेटजी। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी का रोल आउट है, राइट? ठीक है नाउ दैट जी। रोल आउट कुड बी इन मेनी फॉर्म्स। इट कुड बी इन शेप ऑफ अ लार्ज प्रोजेक्ट, in shape of many small projects, or in shape of a program which consists of number of projects, right? ठीक अच्छा, है अब आपका रोल आउट का जो डिलीवरेबल है, पहले का जो डिलीवरेबल है वो एक खास, मतलब आपने कहा जी कि इस तारीख तक हमने ये रोल आउट करना है, तो यू आर एक्चुअली एड्रेसिंग द नीड ऑफ सर्टन मार्केट। ठीक है ना? फर्स्ट जी आपने कहा कि सर। जी पंजाब में हमने ये सब कुछ सिस्टम लगा देने हैं, तो पंजाब वाज द टारगेट, तो पंजाब में डिलीवरी हो ठीक रही है है, सिंध में नहीं हो रही, वो शायद फेज 2 में ठीक जाके है हो रही है। तो जो कोई भी तरीका जी कार आपने किया था वो जो जो आप डिलीवर कर रहे थे वो एक रीजन में कर रहे थे। मैं यहाँ एक और आपको एग्जांपल दूं। अगर आपका दोस्त एक घर बनाता है और आपको उसके घर का डिजाइन बहुत पसंद आता है, आप उससे वो घर का पूरा डिजाइन ले लेते हैं और फिर उस डिजाइन के मुताबिक अपना घर बनाते हैं, तो क्या ये रेपिटेटिव प्रोसेस होगा या ये प्रोजेक्ट होगा? ये एक प्रोजेक्ट होगा लेकिन रिपीट ही हो रही है, डिजाइन तो रिपीट ही हो रहा डिजाइन रिपीट हो रहा है। देखें तो बनाने वाला भी तो रिपीट हो रहा है, ये बंदा को नया तो नहीं पैदा होके आया। आप ये देखें है। ठीक है कि द एनवायरमेंट इन विच यू आर मेकिंग द प्रोजेक्ट आर डिफरेंट। पीपल कुड बी सेम, देयर कुड बी मेनी प्रोसेसेस विच कुड बी सेम। मिसाल के तौर पे आपने
अपनी पूरी जिंदगी में इतना इल्म हासिल किया, वो इल्म सारा नल एंड वाइट तो नहीं हो गया। अब मैं ये तो नहीं कोई नया नॉलेज लेके आऊंगा। वो, वही नॉलेज कंटिन्यू करेगा, वही प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करेंगी, लेकिन जो चीज मैं करने निकला हूं वो यूनिक है। सारी प्रोसेसेस यूनिक नहीं है। ये आपने गलत कहा कि इसमें कोई काम रिपीटेबल नहीं हो सकता। एक प्रोजेक्ट में बहुत से काम रिपीटेबल हो सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट एंड रिजल्ट है वो पहले कभी नहीं निकाला था हमने। मतलब आप जैसे मैंने जी कहा ठीक है। कि पहले में फेज में कहा था पंजाब में रोल आउट करो, तो पंजाब में तो पहले रोल आउट नहीं किया कभी हमने। इस तरह का ठीक रोल है। आउट पहले तो कभी पंजाब में नहीं किया। अब आप कहते हैं कि जी ठीक है। यही प्रैक्टिसेस के मुताबिक अब हमने लेसन भी सीख लिया, हमारे लोग ज्यादा स्किल्ड हो गए, अब जाके सिंध में रोल आउट करो। जब वो सिंध में रोल आउट करने जाएंगे, एक्सपीरियंस तो लेके जाएंगे, लेकिन सिंध तो एक नया टारगेट है, सिंध तो एक नया चैलेंज है। दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट। आई होप यू जी अंडरस्टैंड दिस ठीक पॉइंट। है। जी जी ठीक है। अच्छा, फिर सही है मैं ये सर। भी बता दूं कि प्रोजेक्ट्स के अंदर रेपिटेटिवनेस होती है। मिसाल के तौर पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप बंदों से रोजाना रिपोर्ट मांगते हैं। आप ये रोजाना रिपीटेडली रिपोर्ट क्यों मांग रहे हैं? दिस इज अ रेपिटेटिव एक्टिविटी। क्यों कर रहे हैं, जबकि ठीक है। प्रोजेक्ट में तो रेपिटेशन नहीं होती। ये बात गलत है। प्रोजेक्ट में रेपिटेशन हो सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट इज नॉट अ रेपिटेटिव प्रोसेस। मेरे कहने का मतलब है कि जब एक मिसाल के तौर पे रोल आउट हो गया, रोल आउट होने के बाद जो सिस्टम लग गया, फिर उस सिस्टम को चलाना ऑपरेशंस कहलाता है। दैट इज कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशन जो हैं वो रेपिटेटिव इन नेचर है। बस फिर चलाना ही है, आपने सिस्टम ही चलाना है। उसको आप तब्दील जब भी करेंगे तो वो एक चैलेंज होगा और वो एक प्रोजेक्ट के थ्रू होगा, भले वो प्रोजेक्ट छोटा हो या बहुत बड़ा हो। जब भी तब्दीली लानी है ऑर्गेनाइजेशन के काम वर्किंग के अंदर, तो प्रोजेक्ट के थ्रू लानी है। लेकिन जब वो चेंज जी आ ठीक है। जाती है तो ऑपरेशन वाले उसे अडॉप्ट करके फिर जो तरीकाकार बताया गया है, जैसे आप कहते हैं ना हाउ टू डू, कि अब आइंदा ऐसे काम करना है, वो उस तरह से काम करना शुरू कर देंगे। मतलब वो अपनी एसओपी बना लेंगे कि आइंदा हमने काम ऐसे करना है। उनके पास तब्दीली लाने की सोच नहीं है। तब्दीली लाने वाली सोच ये प्रोजेक्ट वालों के पास होती है। उनको हमेशा चैलेंजेस ही दिए जाते हैं, कुछ यूनिक चैलेंजेस, टारगेट्स या डिलीवरेबल्स या प्रोडक्ट्स बनाने को दी जाती हैं। वो फिर सोचते हैं, कुछ हिसाब किताब करते हैं, फिर कोई प्लान बनाते हैं, फिर उसे बनाते हैं। हाँ, अगर किसी ने पहले उस तरह का काम किया हुआ है तो हम डेफिनेटली वी वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम देयर प्रैक्टिसेस एंड वी विल अडॉप्ट दैट, बट दैट डजंट मेक आवर वर्क रेपिटेटिव इन नेचर। वी आर रिपीटिंग सम ऑफ द प्रोसेसेस बट नॉट एवरीथिंग। तो टेलरिंग का भी कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से तजर्बात को एडजस्ट करना और इस्तेमाल करना। और मकसद क्या है? कामयाबी की तरफ आपने गामजन होना है। तो अगर आपका जो मेजरमेंट है वो यही है सक्सेस को मेजर करने की, कि आप वैल्यू डिलीवर करने में कामयाब हुए, जिस जिस मंजिल के लिए चले थे, क्या आप उस मंजिल को अचीव कर पाए या नहीं। जी जनाब। ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा जी, मैंने तो बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि जो पहले वाला मॉड्यूल था, जो मैं पहले पिछली दफा भी खोल के बैठा हुआ था और इस दफा भी मैंने आपको ये स्टार्ट में खोला था, ये मैं आपके सामने ले आता हूँ दोबारा। ये इस मॉड्यूल को आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया, सबने कर मुकम्मल? जी जनाब। जी सुहेल साहब, ये जो पहली वाली जो आपका जो आपका लेक्चर था वो मैंने सुन लिया सारा, जो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, और और उसकी वो प्रेजेंटेशन भी देख ली होगी ये वाली। प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन लेक्चर मैंने आपका यूट्यूब लेक्चर जो है मैंने सुन लिया था, जो 3 बिल्कुल आवर्स सही लेक्चर। सर, ये प्रेजेंटेशन भी खोल के सामने रख लिया करें, रेफर करने में आसानी होती है। क्योंकि जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ तो कई दफा ऐसा होता है कि लेक्चर के दरमियान में एक चैप्टर खत्म होता है और वहीं से दूसरा शुरू हो जाता है, तो वो अलग से रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा ना, तो फिर वो बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। जी अगर तो अलग अलग रिकॉर्ड हुए होते तो बड़ा आसान हो जाता। अब वो 3 चैप्टर जो हैं वो तकरीबन 1.5 लेक्चर्स में कवर हुए हुए हैं, और फिर आधा लेक्चर जो है वो आगे मॉड्यूल 1 शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में वो बयान करना शुरू कर देता हूँ मैं।
तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि जरूर स्लाइडें खोल लिया करें, तो फिर उससे आपको अपने क्वेश्चंस को देखने का मौका मिलेगा। अच्छा जी, अदनान साहब ने तो बताया कि वो अभी इसको पूरे को नहीं देख सके, तो वो देख लेंगे। अदनान साहब जरा मतलब हम एक दफा फिर टारगेट को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जो पहले 3 चैप्टर वाला टारगेट मैंने आपको दिया था, अगले हफ्ते हम इसको मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं। अगले हफ्ते हम इसको क्लोज करेंगे लाजमी। You all should have read through the material which I said and seen the video. And you must ask question. जैसे आज बड़े अच्छे क्वेश्चन उस्मान साहब ने बड़ा, आई एम रियली हैप्पी कि कम अज कम उन्होंने देखा कि यार ये तो पीएमबीओ के तो वो है। बड़ा अच्छा डाउट था जो मेरे जहन में नहीं आया कि ये तो इनका सीक्वेंस बदल गया है, अब पहले स्टैंडर्ड आता है। ये बात मुझे याद नहीं थी उस वक्त जब इन्होंने सवाल किया। एनीवेज, इसी तरह फहद साहब ने भी अभी सवाल किया। फहद, आपने और क्वेश्चन भी करने थे? जी सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो वीडियो के अंदर आपने मेंशन किया था कि जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है तो उसमें जो भी उसकी आउटपुट एंड जो भी अगर आउटकम भी है तो वो डिलीवर ठीक है एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी जी। लेकिन उसमें फिर आपने ये कहा कि बेनिफिट रियलाइजेशन जो है वो क्योंकि लॉन्ग टर्म होते हैं हाँ, वो अंडर प्रोग्राम डिलीवरी होगी, वो प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं होगी। मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ। अब मेरा ख्याल है कि शायद पिछली दफा बात की होगी या नहीं की। एक्चुअली मेरी पीएमपी की कोई 5-6 क्लासेस इकट्ठी चलती हैं, तो मुझे शायद ये याद ना रहे कि मैंने पिछली आपकी क्लास में बात की या किसी और में। मैं बता देता हूँ। देखिए जी, बात ये है, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोग्राम को भूल जाएं फॉर द टाइम बीइंग, जब भी कोई प्रोजेक्ट करेंगे उसका कोई मकसद तो होगा। क्यों कर रहे हैं प्रोजेक्ट, कोई मकसद होगा ना, कोई रीजन होगी करने सर की। उसमें अगर तो सर फायदा उसमें ही नहीं है। जी जी। नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे तो मैंने आपको बताया कि जो आपने वीडियो में मेंशन किया, मेरा इसमें जी। क्वेश्चन ये है कि जो उसकी बेनिफिट्स रियलाइजेशन होंगे वो जरूरी तो नहीं है कि वो प्रोग्राम में अंडर प्रोजेक्ट में प्रोग्राम मैनेजमेंट यही मेरा वो पॉइंट है। उसकी ऑपरेशनल डिलीवरी जी जी तो जी वो जी तो जी। एक ऑनगोइंग प्रोसेस उसके अंदर भी तो हो वेरी सकता है गुड, ना उसकी ऑपरेशनल डिलीवरी। वेरी गुड। मैं ये कहना चाह रहा था, हर प्रोजेक्ट का, भले वो प्रोग्राम का हिस्सा है या नहीं है, हर प्रोजेक्ट का अल्टीमेटली कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा। लेकिन प्रोजेक्ट के बेनिफिट को रियलाइज करना शायद आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल या प्रोडक्ट को निकालने के जिम्मेदार हैं, प्रोडक्ट को बनाने के जिम्मेदार हैं। लेकिन किसी हद तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में या कुछ सिचुएशंस में खाली डिलीवरेबल देना काफी नहीं होता। वो उस डिलीवरेबल की कुछ मेंटेनेंस मांगते हैं, कुछ और शराइत होती हैं कि आपने हमें टर्न की सिस्टम बना के देना है। वो हमें साबित करना होता है कि ये देखें जी, ये सब चीजें काम कर रही हैं और चलती हालत में आपको हवाले करके जा रहे हैं। ये है आउटकम। मैंने डिलीवरेबल तो दिया, लेकिन चला के दिया। आपकी सारी ख्वाहिशात जो आपकी शराइत थी उन पे पूरा उतर के दिया। तो ये मैं गेन दे के जा रहा हूं। मैं शॉर्ट टर्म गेन कह लीजिए, लॉन्ग टर्म गेन अगर बेनिफिट है तो ये शॉर्ट टर्म गेन है कि मैंने जो चीजें बनाई हैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, ये चलती हालत में है और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में होता है 1 साल का मेंटेनेंस पीरियड, फिर वो 1 साल का मेंटेनेंस पीरियड भी उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट ही का हिस्सा कंसिडर किया जाता है। ये आउटकम देके जा रहे हैं आप। पहले आउटपुट दे दिया, अब आउटकम देके जा रहे हैं। लेकिन आउटकम जो होता है वो, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म गेन है। जो लॉन्ग टर्म है इसका फायदा, वो तो मतलब प्रोजेक्ट तो हैंड ओवर हो गया, जिसको हैंड ओवर हुआ अब वो उसको रीप, उस बेनिफिट को तो वो रियलाइज करेगा या रीप करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर को तो नहीं आप कह सकते कि ये जो स्कूल तुम कंस्ट्रक्ट करके चले गए हो और हमें दे के चले गए हो, ये कैसा स्कूल बनाया जो चलता ही नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटपुट। स्कूल सही डायमेंशंस के मुताबिक बन गया और एक्सेप्ट हो गया। नंबर 2, स्कूल जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके लिए बनाया गया है उनको पूरा करने की अहलियत और सलाहियत रखता है। अब आप स्कूल में भैंसे माने या उसमें बच्चे पढ़ाएं, ये तो ऑपरेशंस वालों की जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी बात, हमने ये भी कहा कि प्रोग्राम्स सिर्फ बेनिफिट को फोकस करता है और उन बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए वो अपने बेनिफिट्स के छोटे छोटे
टारगेट्स बना देता है, ये छोटे बेनिफिट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके मुताबिक कई प्रोजेक्ट्स उसको जन्म लेते हैं जो कि इन पैरेलल भी चल सकते हैं, आगे पीछे भी चल सकते हैं, मगर उन प्रोजेक्ट से जो डिलीवरी निकलेगी, जो बेनिफिट निकलेंगे, उन बेनिफिट्स को कोऑर्डिनेट करना, उनको यूनिफाई करना, उन बेनिफिट्स को रियलाइज करना और उनको प्रोग्राम बेनिफिट में कन्वर्ज करना, ये जिम्मेदारी होती है प्रोग्राम मैनेजर। तो ऑल द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोग्राम मैनेजर एज सच प्रोडक्ट का जिम्मेदार नहीं होता। प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं उन रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स के जिम्मेदार हैं और प्रोग्राम मैनेजर अपनी टीम के साथ बैठा हुआ उन बेनिफिट्स को चला रहा है, जोड़ रहा है और अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म है, जो जैसे कि 10 साल बाद मैंने ये सिचुएशन क्रिएट करनी थी, मैं वो क्रिएट करके हवाले करके मैं भी फारिग हो जाऊंगा। मतलब प्रोग्राम भी हमेशा के लिए नहीं होते, प्रोग्राम भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद कभी ना कभी खत्म जरूर होता है। अल्टीमेटली वो चीज ऑपरेशन ही के पास जानी होती है। आई होप ये बात कुछ समझ आ गई होगी जी। ठीक है जी अदनान साहब, आपकी तरफ से कोई कमेंट? साहब एक ब्रीफ सा क्वेश्चन है इसी हवाले से। जी जी उस्मान की बात कर रहा हूँ। जी उस्मान साहब, जी उस्मान जी हाँ जी। तो हमारे पास कोई, ऑल्दो क्वेश्चन थोड़ा सा स्ट्रेंज है, मतलब हमारे पास कोई डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स के बेनिफिट वर्सेस आउटकम जो है वो, या टाइम डोमेन के लिए कितने टाइम में जो है वो जो डेफिनेशन होगी वो बेनिफिट के लिए होगी और आउटकम के लिए क्या डेफिनेशन होगी? मतलब सब लोगों ने इस तरह की डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है। यूके में खास तौर पे उन लोगों ने कहा कि जी उन्होंने टाइम के हिसाब से तो नहीं, उन्होंने पैसे के हिसाब से किया कि जी इतने मिलियन पाउंड्स का प्रोजेक्ट होगा तो उसको हम प्रोग्राम कहा करेंगे, या वो लोग प्रोग्राम का लफ्ज भी इस्तेमाल करने से काफी शर्माते हैं, वो उसे कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट होगा। तो असल में मेगा प्रोजेक्ट दरअसल मैं तो पीएमबीओ के तो ये कहती है मेगा प्रोजेक्ट इज नॉट अ प्रोग्राम, बट यूके वाले दरअसल मेगा प्रोजेक्ट प्रोग्राम ही को रेफर कर रहे होते हैं। बट वो एक अलग बहस है कि उसे मेगा प्रोजेक्ट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। पीएमबीओ के 6th एडिशन तो वाजे तौर पे कहती है प्रोजेक्ट कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए वो प्रोग्राम नहीं बन जाता। प्रोजेक्ट कभी भी प्रोग्राम नहीं कहला सकता क्योंकि इनकी जो डीएनए डिफरेंट है। प्रोजेक्ट इज फोकस्ड ऑन द प्रोडक्ट, उसकी डिलीवरी और उसके मतलब उसका आउटपुट और आउटकम के ऊपर फोकस्ड है बस। ऑल्दो जब प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए बेनिफिट्स को जरूर मद्देनजर रखना है, वो तो जरूरी है, और ताकि हम जब डिजाइन कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को हम सही तरह से डिजाइन कर सकें। लेकिन बेनिफिट की अल्टीमेट जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर के सर पे नहीं आती। तो प्रोग्राम जो होते हैं वो तो होते ही बेनिफिट हैं। अच्छा, अब आपकी बात पे आ जाता हूं वापस। प्रोजेक्ट्स को या प्रोग्राम्स को हम सालों की कैद में मुकीद नहीं कर सकते या ना ही पैसे के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा मोटा तरीका है कि लोगों ने कहा हुआ कि अगर इससे बड़ा प्रोजेक्ट हुआ या इससे ज्यादा अमाउंट का इनिशिएटिव हुआ तो हम उसको प्रोग्राम के तौर पे ट्रीट करेंगे या मेगा प्रोजेक्ट कहेंगे या समथिंग लाइक दैट। तो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे असूल बना सकती तो है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं। आपके ख्याल में एक प्रोजेक्ट का साइज कितना होता है? एवरेज प्रोजेक्ट का फाद आपके ख्याल में क्या है? एवरेज प्रोजेक्ट का क्या साइज है आपके ख्याल में? 6 महीने से साल। 6 महीने से साल। जी उस्मान, आपके ख्याल में क्या होगा? जी मैंने जवाब दिया 6 महीने से साल। अच्छा, आपने जवाब दिया। जी फहद, आपका क्या ख्याल है? जी सर, नॉर्मली यही होता है 6 मंथ टू 1 ईयर। 6 मंथ 1 ईयर। और आपका किस इंडस्ट्री से ताल्लुक है? मेरा टेलीकम्युनिकेशन। टेलीफोन। और उस्मान? टेलीफोन? जी टेलीकम्युनिकेशन से। ओके, आप तो एक ही इंडस्ट्री से हैं। अदनान, आपका क्या ख्याल है एक प्रोजेक्ट का एवरेज साइज क्या होता है आपकी इंडस्ट्री? जी जी आपने वैसा मुझसे बात कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी जी हाँ, मैं कुछ चैरिटीज का हूँ, तो मेरे ख्याल में कुछ प्रोजेक्ट कैन बी 2 months
2 मंथ्स का भी हो सकता है। अब ओके ऐप जो है, एक मोबाइल ऐप जो है, जी 2 मंथ्स में भी डेवलप हो सकती है। राइट। वेबसाइट और जो है एवरेज 1 एवरेज वीक में साइज भी क्या डेवलप बनेगा? हो सकती है। तो ये डिपेंड, एवरेज कितना बनाएगा? एवरेज साइज तो एवरेज साइज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क व्हाटएवर यू आर एवरेज डूइंग, पूछ रहा हूँ ना आपसे। लेकिन इसमें इट कुड 6 बी महीने लाइक कर लूँ? 3 मंथ्स और 6 महीने कर लूँ? 6 महीने कर लें जनरली। चले। तो जनाब आपने देखा कि इंडस्ट्री के फर्क होने से आपके प्रोजेक्ट के साइज का ही, एवरेज साइज का ही फर्क पड़ गया। अदनान साहब के हिसाब से 2 महीने से 6 महीने, और आप लोगों के ख्याल से 6 महीने से साल। और अगर मैं कंस्ट्रक्शन वाले से पूछूं, वो कोई और जुबान बोलेगा। अगर मैं फार्मास्यूटिकल से पूछूं, वो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, 10 साल से नीचे तो प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। कम से कम हमारा 7 साल में प्रोजेक्ट होता है, और ज्यादा से ज्यादा हमारा 15 साल में प्रोजेक्ट होता है। आप बात करें जरा। तो मतलब ये, चूंकि प्रोजेक्ट की ऐसी कोई डेफिनेशन बन नहीं सकती जो टाइम डिपेंडेंट हो, इसलिए इंडस्ट्री खुद डिसाइड करती है कि हम किस चीज को प्रोजेक्ट कहना चाहते हैं, किस साइज को, किस डायमेंशन को हम प्रोजेक्ट कहना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म्ड है, इफ यू आर वर्किंग ऑन द फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट डिलीवरेबल and output outcome, then you are talking about project. If you are looking at the benefit management, you are focused on the benefits, then you are running a program. बस। अब मजे की बात यह है, ऐसा बिल्कुल इम्कान है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा हो और उससे छोटा एक प्रोग्राम चल रहा हो अलग से। ये बिल्कुल मुमकिन है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम सारे प्रोजेक्ट से बड़ा होगा। हो सकता है एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, अब बहरिया टाउन बना दिया उसने पूरे ने। दिस कुड बी अ मेगा प्रोजेक्ट, बट दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम वो है जो गवर्नमेंट कहती है कि जी हम इतने लोगों को क्या कहते हैं नौकरियां देंगे, या इतने लोगों को रिहाइश देंगे। अब वो एक प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम के तहत वो कितनी कॉलोनियां बनाते हैं, कहाँ कहाँ बनाते हैं, वो अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, और वो जब यील्ड करेंगे सही तरह से, अगर उसको प्लान किया जाए और वो सारे बेनिफिट्स यील्ड होंगे। मतलब बेनिफिट यील्ड होने का मतलब ये है कि ना सिर्फ लोगों को वहां आबाद किया जाएगा, बल्कि उनको वहां पे पाला भी जाएगा। मतलब आई मीन उनको मैनेजमेंट गवर्नमेंट की रहेगी उन फ्लैट्स की, और वो इंश्योर करेंगे कि जिनका हक है उनको ये चीज मिल रही है, और वही उसे सस्टेन कर रहे हैं। और जब लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे उसको खुद हैंडल करने के, फिर वो छोड़ के चले जाएंगे। तो टर्न की वाला फिलॉसफी है इसके अंदर। तो बिजनेस वो पूरा बेनिफिट देके जाएंगे, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है जब प्रोग्राम कंप्लीट करती है तो फिर उसका क्रेडिट लेती है। लेकिन फॉर दैट मैटर हमारे यहाँ ऐसी एग्जांपल तो नहीं मिलती। हमारे यहाँ तो बस क्लेम्स होते हैं, बेनिफिट्स कभी भी नहीं क्लेम हो पाते। रीजन को वो रियलाइज ही नहीं हो पाते, या अगर रियलाइज होते हैं तो वो रॉन्ग ऑडियंस के लिए रियलाइज हो जाते हैं, जिनके लिए डिजाइंड थे उनके लिए नहीं होते। दैट काइंड ऑफ। जी उस्मान, आपको मेरे सवाल का अपने सवाल का जवाब मिल गया? जी सर, जवाब मिल गया। मतलब इसी से रिलेटेड एक और चीज भी है कि प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली भी तो सरवाइव करते हैं विदाउट एनी प्रोग्राम। तो दैट्स व्हाट मतलब नॉट, जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट प्रोग्राम का हिस्सा ही हो। प्रोग्राम के लिए जरूरी है प्रोग्राम। मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ, हाँ सॉरी जी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नॉट नेसेसरली कि हम एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करें या उसको लॉन्च करें तो उसके साथ हमें प्रोग्राम को भी लॉन्च करना पड़े कि जी नहीं एक नहीं, प्रोजेक्ट है और उसके। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे कहा कि प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स कुड बी इंडिपेंडेंट। अगर एक गवर्नमेंट का मिनिस्टर अपने एक ख्वाब देखता है कि मेरे गांव में एक स्कूल होना चाहिए, और वो जनाब असेंबली से पार्लियामेंट से इजाजत लेके उस स्कूल की डायरेक्ट स्कूल वहां कंस्ट्रक्ट शुरू करवाता है, तो दैट वुड बी अ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। स्पॉन्सर वुड बी दैट मिनिस्टर, एंड ही देन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रियलाइजिंग दी बेनिफिट्स, कि वो स्कूल जब बन जाए तो उसमें वाकई तालीम दी जाए, राइट? और फिर वो उसको मॉनिटर भी करे और रिपोर्ट भी करे। दैट्स हाउ द बेनिफिट्स विल बी रियलाइज। तो ये अच्छा, अगर ये प्रोग्राम का हिस्सा होता, अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री को टारगेट किए गए होते, उनकी स्ट्रेटजी होती, तो वो प्रोग्राम के तहत आ रहे होते। ठीक है जी।
आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट्स, लेकिन इस केस में जहां पे कि प्रोजेक्ट इंडिविजुअली सरवाइव करेगा या इंडिविजुअली मतलब एग्जीक्यूट होगा, तो उस केस में बेनिफिट रियलाइजेशन जो है वो कैसे होगी? जो आपने कहा ना कि दैट बेनिफिट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर एंड द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ये इंश्योर करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर के बस का रोग नहीं है उसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म मेंटेन करने के। वो तो बेचारा काम करके चला जाएगा, तो जिसको करके देके जा रहा है, जिसको हैंडओवर करके जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बेनिफिट रियलाइजेशन की उसको शिफ्ट हो जाएगी। सही सही, बिल्कुल सही। ठीक हो गया जी, और रिपोर्टिंग फिर उससे होगी आइंदा। ठीक 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 ठीक। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? एक आपका रह गया मेरा ख्याल, उस्मान फाद कौन सा कोई क्वेश्चन था? सर थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने मेंशन किया था कि पोर्टफोलियो प्रोग्राम से ऊपर पोर्टफोलियो हो गए, तो पोर्टफोलियो मल्टीपल भी हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मोर देन वन। तो अगर मोर देन वन हो तो उनको वो फिर ऊपर किस लेवल पे कंसोलिडेट होंगे, ऊपर क्या एग्जीक्यूटिव लेवल पे होंगे क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल। एक बात तो समझ लीजिए कि जो पोर्टफोलियो होता है अमूमन प्रैक्टिस नहीं होता। मतलब organizations are not educated enough to manage the portfolios, although they have a lot many projects running in their organization, but they don't manage all those projects through a portfolio. Yeah, for that matter, they may be having programs running and independent projects running, but in सब के को मैनेज कौन करे, सब कौन जिम्मेदार है इन सब डिसीजंस का? दैट शुड बी द प्रोग्राम पोर्टफोलियो मैनेजर। तो आमतौर पे देखा ही जाता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में से कोई एक आध बंदा बैठा हुआ, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो देख रहा होता है। तो क्लासिकली स्पीकिंग वो पोर्टफोलियो मैनेजर। जितने भी प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, उनके किस्मत के फैसले करने वाला पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, और उसकी टीम भी होगी साथ, जो उसको वो फैसले करने में मदद दे रही होगी। और ये स्ट्रेटजी वालों को या टॉप एग्जीक्यूटिव्स को एडवाइज करेगा, उनको एडवाइज करेगा कि हमें क्या स्ट्रेटजी मतलब करनी चाहिए। मतलब ऊपर से जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन या विजन है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये उसके मुताबिक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और प्रोग्राम ढूंढेगा, उनके बिजनेस केसेस बनाएगा। ये पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी है। उनके बिजनेस केसेस बनाएगा और उनमें से फिर रिकमेंड करेगा कि कौन से, मेरे पास पैसे कितने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे कितने हैं, और हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और कौन कौन से प्रोग्राम्स को इन पैसों में अकोमोडेट कर सकते हैं। बाकी सारे जो प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स जो कि उनके बिजनेस केस बने हुए हैं, लेकिन वो उनको पैसे नहीं दिए जा सकते, उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, या उनको कंप्लीटली अबंडन भी किया जा सकता है। लेकिन ये फैसला कौन कर रहा है? ये पोर्टफोलियो वाला। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने या खत्म करने, प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को शुरू या खत्म करने का फैसला पोर्टफोलियो के एनालिसिस के नतीजे में होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर के एनालिसिस के नतीजे में होता है, राइट? तो इस हद तक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग है, जो प्रोज एंड कॉन्स हैं और रिस्क हैं, बड़े बड़े लेवल के, बड़े हाई लेवल के, वो देखना पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है। और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत से प्रोजेक्ट और प्रोग्राम चल रहे होंगे, वहां आपको जरूरत महसूस होगी कि पोर्टफोलियो मैनेजर भी हो। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या एक से ज्यादा पोर्टफोलियो हो सकते हैं? बेशक हो सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, मैकेनिकल के भी चल रहे हैं, आईटी के भी चल रहे हैं, एंड यू थिंक दैट a single large portfolio is unable to handle these separate specializations. तो क्या आप करें? आप दो काम कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल पे पोर्टफोलियो यही रहेगा, हम इसके नीचे सब पोर्टफोलियोज बना रहे हैं, आईटी का, कंस्ट्रक्शन का, मैकेनिकल का और फलाने का। तो वो पोर्टफोलियोज के जो इंचार्ज होंगे, वो फिर जो आईटी वाला होगा वो आईटी के प्रोजेक्ट्स को डिसाइड करेगा और प्रोग्राम्स को डिसाइड करेगा। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन वाला है वो कंस्ट्रक्शन वालों को डिसाइड करेगा। मतलब दे विल लुक आफ्टर देयर ओन कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट, राइट? तो अच्छी बात है, अच्छा मॉडल होगा कि ऊपर का पोर्टफोलियो रहे, उसके नीचे ये पोर्टफोलियोज हों। और अगर आपके यहाँ
बहुत ही ज्यादा डेलीगेशन है, हर डिपार्टमेंट हर चीज जो अलग अलग काम करती है, तो आप इसको डेलीगेट भी कर सकते हैं। जैसे सुई साउदर्न और सुई नॉर्दर्न का दोनों का अपना अपना पोर्टफोलियो है। आई होप यू गॉट द ठीक है पॉइंट। जी, ठीक है सर। सुनील साहब, इसी से रिलेटेड एक ब्रीफ सा क्वेश्चन ये था मेरे ध्यान में जी कि जी हमने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी आज तक मैंने काम किया, उसमें पोर्टफोलियो मैनेजर के नाम से कोई स्लॉट या कोई बंदा देखा नहीं। तो क्या ये जो चीफ्स होते हैं, जो सीटीओ या सीईओ या सीएचआरओ, क्या क्या यही ये पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल प्ले कर रहे होते हैं? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही होता है। मतलब हमारे यहाँ पोर्टफोलियो की ड्यूटीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं समझा जाता, और अगर कोई है तो ऊपर के लेवल पे ही वो लोग कहते हैं हम संभाल लेंगे। लेकिन एक बात समझने वाली है, जो लोग ये सी लेवल की अपॉइंटमेंट्स में बैठे होते हैं, वो प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो के लिए पैदा नहीं किए गए, वो हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियोज नहीं चल रहे होते, ऑर्गेनाइजेशन में उससे कहीं ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ऑपरेशंस का होता है। तो बुनियादी तौर पे इनके सर पे जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, एंड देयरफॉर दैट मेक्स द केस कि पोर्टफोलियो को देखने वाला कोई डेडिकेटेड अलग टीम होनी चाहिए, कोई बंदा होना चाहिए सीनियर लेवल का, जो कि एक्सक्लूसिवली चेंज रिलेटेड इनिशिएटिव्स को, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करे। इस वजह से जो सी लेवल की पोजीशन है, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो पोर्टफोलियो को मैनेज करें। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े साइज की नहीं है और आप समझते हैं कि हमारा जो सी लेवल की पोजीशन का बंदा है वो हैंडल कर लेगा, तो ये आपकी स्वाबदीद है, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप चाहें तो पोर्टफोलियो मैनेज ना भी करें, तब भी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है। आप कहेंगे जी हमारे यहाँ तो पोर्टफोलियो लेवल के डिसीजन कम होते हैं, तो हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में बैठ के फैसला कर लिया करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है कौन सा नहीं करना। यस ऑफ कोर्स, इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी बिकम्स दी पोर्टफोलियो मैनेजर, राइट? तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये सब इंडिपेंडेंस है आपके पास। लेकिन ये इसमें 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 पीएमए की रिकमेंडेशन क्या है इस हवाले से? पीएमआई कुछ नहीं, पीएमआई सिर्फ आपको लाइट दिखाती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन बेहतरीन तरीका एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये होगा कि फॉर्मल पोर्टफोलियो एग्जिस्ट करे, और अगर बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो पोर्टफोलियो के अंदर सब पोर्टफोलियोज एग्जिस्ट कर सकते हैं, फिर उसके नीचे हर पोर्टफोलियो या सब पोर्टफोलियो के नीचे उसके प्रोजेक्ट्स होंगे, और अगर प्रोजेक्ट ज्यादा बड़े तो उनको भी सब प्रोजेक्ट में बांटा जा सकता है, प्रोजेक्ट्स के भी सब प्रोजेक्ट हो सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट्स के अंदर फेजेस होती हैं, और अगर ज्यादा कम्प्लेक्सिटी है तो फेजेस के अंदर भी सब फेजेस हो सकती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी उसकी आपने क्या कहते हैं स्केलिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। इसी को टेलरिंग कहते हैं कि अपनी जरूरतों के हिसाब से आप चीजों को फैलाते हैं। सही। सर एक डिपार्टमेंट होता है उसमें पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। तो ये जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस ये पोर्टफोलियो से रिलेटेड होगा या प्रोग्राम नहीं मैनेजमेंट नहीं नहीं, या तो से आपने रिलेटेड? बड़ी अच्छी बात की, वैसे पीएमओ के ऊपर बात आ गई, और ये भी इस चैप्टर में जो मेरी डिस्कशन है इसके अंदर शामिल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस इज अ ऑफिस टू फैसिलिटेट मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पे हर प्रोजेक्ट और हर प्रोग्राम का एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम मैनेजर तो होता ही है, इसके अलावा उसका एक इंचार्ज भी होता है। वो जो इंचार्ज होता है उसको हम प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या प्रोग्राम स्पॉन्सर कहते हैं, या डायरेक्टर कह लीजिए आप अगर कहना चाहते हैं, प्रोजेक्ट अच्छा सुहेल डायरेक्टर। साहब, जी 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 नाम साहब। जी नाम साहब, मेरी आवाज आ रही है? सुहेल साहब, जी सर, जी सर, कैन यू हियर मी? जी आ रही है। एक्चुअली ना मुझे जरा जाना है, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। बस सर हमने या मैं क्लोज कह रहा हूँ क्लोज मुझे हो निकलना गया। है, तो नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, जी ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल, आप निकलें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। खुदा हाफिज। ठीक है, अच्छा जी, मैं पीएमओ की चलें, बात कर रहा था। ओके थैंक यू जी, टेक केयर। ओके। मैं पीएमओ की बात कर रहा था कि पीएमओ इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। अब ये एक बड़ी मजेदार टर्मिनोलॉजी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस कहाँ एग्जिस्ट करता है? इट कैन बी एट एनी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही पीएमओ है, इसका मतलब है कि और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये उनको फैसिलिटेट कर रहा है। किसको फैसिलिटेट कर रहा है? टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को इन सारे प्रोजेक्ट की समरी रिपोर्ट देने में ये मददगार साबित होगा।
ये है इसका प्राइमरी पर्पस, कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को ये जो 150 प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उनकी समराइज्ड रिपोर्टिंग प्रोवाइड कर सके। ये इसका प्राइमरी पर्पस है। हाँ, अलबत्ता जब ये इसको ये करने की कोशिश करता है, 150 प्रोजेक्ट से रिपोर्टें लेता है, उनको समरी बनाता है, ऊपर पेश करता है, तो कुछ एक चैनल बन जाता है जिसके थ्रू, वैसे तो चैनल आपको पता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, और वो सीईओ से बात कर रहा है, ठीक है जी, और वो प्रोग्राम पोर्टफोलियो भी बीच में हो सकते हैं, और इसी तरह प्रोग्राम का भी अपना एक पाथ है। लेकिन CEO of the organization wants to know what is happening in my organization as far as the project and programs are concerned. He can assign the PMO to collect the data and present him consolidated report in shape of a diagram, in shape of chart or whatever. तो उससे एक समराइज रिपोर्ट, जिसे डैशबोर्ड भी आप कह लेते हैं, वो बनाने के लिए ये इसका बुनियादी मकसद है। दूसरा मकसद इसका ये बन जाता है कि ये जो सबॉर्डिनेट के प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं या प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको कोई मदद अगर रिक्वायर्ड है, कोई गाइडेंस रिक्वायर्ड है, कोई कोचिंग रिक्वायर्ड है, कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, वो उनको प्रोवाइड करे, उनको फैसिलिटेट करे। तीसरी इसकी जो इसका मेजर फंक्शन बनता है वो ये बनता है कि ये एक हार्मनी या एक तसलसल सब प्रोजेक्ट में नहीं है। हर प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट अपने तरीके से चला रहा है, कोई एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो और इसको खुद भी डिफिकल्टी पीएमओ वाले को होती है ना, कि मैं जब रिपोर्ट ऊपर पेश करनी है तो मुझे कोई किसी शक्ल में रिपोर्ट भेज रहा है, कोई किसी शक्ल में, तो ये उनको टेलर करवाता है, उनको कस्टमाइज करवाता है कि जी सब लोग रिपोर्ट बराए मेहरबानी इस तरह भेजा करें। इसी तरह जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं उनको भी वो कस्टमाइज करवा सकता है कि जनाब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब नेचुरली बाहुक्म सीईओ ही होगा, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग जो हैं वो इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। सीईओ की तरफ से एक हुक्मनामा जारी करवा देता है कि जनाब ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर्स ये रिपोर्टें ऐसे बनाया करेंगे, और अपने जो काम करने हैं वो भी उनको भी फॉर्मुलेट करेगा, उसकी स्टैंडर्ड्स बनाएगा, टेम्पलेट बनाएगा, और वो उनको प्रोवाइड करेगा। ये इसका बहुत मेजर टास्क। और एक फिर चौथा टास्क आ जाता है कि जनाब वो फिर इनको इनके ऊपर वो चीजें इन्फोर्स भी करवाए। और फिर पांचवा टास्क आ जाता है कि वो कहे कि परे हट जाओ, मैं तुम लोगों का इंचार्ज हूं, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आई एम द हेड ऑफ एवरीथिंग एंड यू ऑल रिस्पॉन्ड टू मी एंड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम मी। ये एक्सट्रीम फॉर्म है, मैं इसको रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन पीएमओ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहां एक बात और भी सुन लीजिए, पीएमओ जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं हो सकता। ऐसा भी मुमकिन है कि आप हर डिपार्टमेंट का अपना अपना पीएमओ हो, इसका पोर्टफोलियो से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इट कुड बी एट द प्रोजेक्ट लेवल आल्सो। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत से काम है, प्रोजेक्ट मैनेजर संभाले नहीं जा रहे, वो अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिस बना लेता है, बिल्कुल बनाए, दिस इज ऑल्सो अ पीएमओ। प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उससे संभाले नहीं जा रहे, वो उसके लिए अपना एक प्रोग्राम के अंदर पीएमओ बना लेता है, वेरी गुड। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में पोर्टफोलियो के पास बहुत ज्यादा काम है, और पोर्टफोलियो को वो जो अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है उसके लिए स्टाफ चाहिए और रिपोर्टिंग चाहिए, वो अपने लेवल पे पीएमओ बना सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जियोग्राफिकली डिवीजन हुई हो और हर डिवीजन का अलग अलग पीएमओ बना हुआ हो, तो पीएमओ कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, एंड इसका सिर्फ नाम पीएमओ नहीं होता, इसके कुछ 40 से ज्यादा नाम है। इसको हम प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिस, प्रोग्राम सपोर्ट ऑफिस, पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस, और भी लोगों ने बड़े बड़े पीडीएम है, पीआईएम है, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं दुनिया भर में। और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है पीएमओ का, इसके ऊपर फिर कभी बात भी करेंगे। और आप अपने तौर पे थोड़ा देखें तो बड़े आर्टिकल लिखे हुए हैं पीएमआई की वेबसाइट के ऊपर, बहुत आला डिस्कशन इसके ऊपर है कि पीएमओ अमूमन कहा जाता है कि 1 साल से ज्यादा चलता नहीं है, उसकी वजूहात हैं और वो सारा हिसाब किताब है। बट एनीवेज यू नाउ अंडरस्टैंड, पीएमओ इज नॉट नेसेसरीली अ पोर्टफोलियो, बट पीएमओ को आपने देखा कि ही कैन बी ग्रांटेड पावर्स। जब एक वो वाला पीएमओ होगा जो कहेगा जी मैं पूरा तुम्हारा इंचार्ज हूं, वो क्या कहते हैं, वो कंट्रोलिंग पीएमओ होगा। और जो कंट्रोलिंग पीएमओ होगा
उसको लाजमी बात है सीईओ ने इजाजत दी होगी कंट्रोल करने की, तभी होगा ना। तो पीएमओ 3 किस्म के होते हैं, एक सपोर्टिंग होता है, एक डायरेक्टिंग होता है और एक कंट्रोलिंग होता है। सपोर्टिंग होता है सिर्फ मदद करता है, जो क्या कहते हैं डायरेक्टिंग है वो आपको प्रोसेसेस बना के देता है और कहता है जी अगर चाहें तो इसको फॉलो कर लें, और कंट्रोलिंग होता है वो कहता है क्यों नहीं फॉलो करते, मैं जो कहूंगा वही करोगे। बात होगी जी क्लियर? जी बिल्कुल होगी क्लियर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनी लास्ट रिमार्क, क्योंकि टाइम तो हमने बहुत ज्यादा ओवर शूट कर दिया, हमने तकरीबन 35 मिनट ओवर शूट कर दिए, लेकिन अगर कोई लास्ट रिमार्क हो तो बता दीजिए। ओके देन, इफ देयर इज नथिंग मोर, आई होप कि आज की जो गुफ्तगू है उसने जरूर आपको कोई ना कोई फायदा दिया होगा, लेकिन अगली दफा लेट अस म्यूचुअली डिसाइड कि वी आर गोइंग टू क्लोज ये जो फंडामेंटल्स हैं, और जब फंडामेंटल्स आपकी तरफ से डिक्लेयर हो जाएगा जी हमें समझ आ गई हैं और ये क्लोज्ड है, तो फिर मैं आपको इसका फंडामेंटल्स का एग्जाम दूंगा, फिर आप वो क्विज कीजिएगा। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ यही है आपकी असाइनमेंट, इसी को पढ़ के आइए और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल बी एबल टू कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। खुदा हाफिज़।